जब किसी भी जवान ने या ऑफिसर ने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करी तो सभी की एक कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होती है कि वो उसमें आगे जाए। कहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ शायद ऑफिसर्स को लगने लगा है कि कैरियर प्रोग्रेशन रुक गया है। मैं सर बॉम्ब डिस्पोजल क्वालिफाइड हूँ। इससे बड़ा मैन पावर का कोई वेस्टेज नहीं है कि आपने इतने करोड़ों रुपए खर्चे और फिर आपने उनको छोड़ के कॉर्पोरेट में भेज दिया। ड्यूपीटी की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा 5 साल में कैडर रिव्यू होना चाहिए। बट 1984 के बाद से 42 साल से फौज का ऐसा कोई रिव्यू हुआ नहीं। जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये 4 रैंक्स 86% फौज का हिस्सा है। उसके बाद हमारे जो कर्नल्स हैं दैट इज 10.5%, ब्रिगेडियर 2.5% है, मेजर जनरल 0.8% और तकरीबन 0.2% लेफ्टिनेंट जनरल। तो ना हमें फाइनेंशियली रिलीफ मिल रहा है, ना हमें रैंक वाइज रिलीफ मिल रहा है। कितने हमारे कैडेट्स थे इससे पहले सर जिनको इतनी सीरियस इंजरीज हुई लेकिन उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला। आपका माइंड पे पाँव पड़ गया है, आपका पाँव उड़ गया है, आप गन शॉट वुंड है, आपका हियरिंग लॉस हो चुका है या आपका आई साइट लॉस हो चुका है। एक दिन अगर वो एमएलए एक दिन के लिए बन जाए तो उसकी पेंशन मिलती है। अगर सेकंड टाइम में दूसरी बार बन गया तो सेकंड पेंशन मिलती है। अगर वो एमपी बन गया तो उसको अब एमपी की पेंशन मिलती है 2 एमएलए की पेंशन के साथ। कई बार ना बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे, हमें भी बोलते हैं कि फौज करती क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में अभी हमने देश को कुछ नहीं होने दिया। वहां से इनको पता लगना चाहिए कि क्यों फौज मोटिवेटेड होनी चाहिए और क्यों फौज होनी चाहिए। हाय नरेंद्र, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर शो। एंड इनफैक्ट हम एक साथ एनर्जी में थे और एनर्जी में थोड़े थोड़े मुलाकात हुए हैं हमारे ऑफ कोर्स जब मैं 52 एसएजी में जीसी था। इनफैक्ट अभी हम जब इंटरेक्ट कर रहे थे तो इट वाज सो हार्टनिंग टू सी आपके लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी। सो आज का शो हम डेडिकेट करने वाले हैं आर्म फोर्सेस के कुछ ग्रीवेंसेस बोल लीजिए आप या कुछ एस्पिरेशंस हैं हमारे, स्पेशली कैडर रिव्यू के बारे में। एंड यू आर वन ऑफ दोस हु आर फॉलोइंग द केस बहुत क्लोजली, सो इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर। So thank you so much sir, such a wonderful introduction जो आपने मेरा दिया सर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। एनएसजी में हम 1-2 बार ही मिल पाए क्योंकि आप बहुत बिजी थे सबको रगड़ा देने में और मैं ट्रेनिंग सेंटर में था तो मैं बचा हुआ था आपसे। एंड सर अबाउट द इशू जो हम डिस्कस करेंगे आज, आई वुड नॉट कॉल इट ग्रीवियंस। मैं सर सिंपली कहता हूँ कि लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म है। लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म है जो सबको पता होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी मेजॉरिटी है जिसको नहीं पता है। लोग सफ़र कर रहे हैं चुपचाप, समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग उसको थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे। हमारे पास सारा वो है, सारा डेटा है हमारे पास कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं या थोड़ा बहुत जो पॉलिसी में शिफ्ट आ सकता है, बिना किसी से कंपेयर करें, किसी से कुछ नहीं करें, सिर्फ अपने बारे में एक बार हम बता दें कि ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टेस्टेड प्रूवन ऑर्गेनाइजेशन जो कभी फेल नहीं हुआ। मैं हर बार कहता हूँ इसको, एवरीबडी हैज़ फेल्ड एट सम पॉइंट, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जब सब फेल हुए हैं, मैं तो इस एक्सटेंट तक जाके कहता हूँ कि जब भगवान फेल हो जाते हैं वहां पे इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है, विच इज एक्चुअली पार्ट ट्रू। कि सैनिक को आप याद ही तभी करते हैं जब आप भगवान से भी आप जब हाथ जोड़ के हिम्मत हार जाते हैं, फिर आपको याद आती है सैनिक की। तो अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसने कुछ सोचा होगा इसलिए बोल रहा है। तो विल डिस्कस दैट सर। मैं आज सारा जो भी है डेटा वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। यस, इनफैक्ट ठाकुर, मैं कहूँगा कि कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी जॉब को ज्वाइन करता है, एंड जब हम इस चीज़ की पूरी बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जब किसी भी जवान ने या ऑफिसर ने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करी तो सभी की एक कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होती है कि वो उसमें आगे जाए एंड एक कैरियर प्रोग्रेशन होता है जो बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में है। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि कहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ शायद ऑफिसर्स को लगने लगा है कि कैरियर प्रोग्रेशन रुक गया है या बहुत टाइम से वो रिफॉर्म्स नहीं हुए। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले तो ये कैडर रिव्यू है क्या?
जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि कैडर रिव्यू होना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरत है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट अचानक से आ गई? सर रिक्वायरमेंट अचानक से नहीं है, बेसिकली सिर्फ कैडर रिव्यू की अगर हम बात करें सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर, अगर फौज है, हम फौज के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी एस्पिरेशन होती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इस तरीके से चलना चाहिए, इसमें इतने ऑफिसर होंगे, इतने रैंक्स होंगे, ये कब कब क्या क्या कैसे करेंगे, ये सारा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एस्पेक्ट है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले वो जो लोग जो उसमें सर्व कर रहे हैं, उनकी भी एक एस्पिरेशन होती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं जब ज्वाइन करूं तो मेरा धीरे धीरे करियर प्रोग्रेशन हो, मेरी पे इस तरीके से बढ़े, मेरे पर्क प्रिविलेजेस जो हैं वो इस तरीके के हों, मैं एक इस तरीके का काम करूं जिसके लिए मैं आया था। जनरली जो हम बोलते हैं कि हम सारे पैशन रिलेटेड हुए हैं, तो एक बहुत लंबा वक्त हम लोग पैशन के नाम पे निकालते हैं। हम सब हैं जो 14 15 18 19 साल की एक सर्विस है, वो पैशन पे चलती है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, आपके आसपास बाकी जो सर्विसेज हैं वो ग्रो कर रही हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, तो एक बंदे के दिल में ये भी आता है कि यार मैं भी इस तरीके से ग्रो करूं, मैं कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। तो हम शायद पीछे छूट गए सर उस चीज़ में। अब वो हम छूटे कैसे सर? कैडर रिव्यू जो है सर, डीओपीटी की गाइडलाइंस कहती हैं कि हर 5 साल ऑडियंस के लिए आपको समझाते रहना पड़ेगा। डीओपीटी सर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, जो ये बेसिकली गाइडलाइंस बनाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि इनका प्रोग्रेशन किस तरीके का होगा, उनके वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगे, उनका रैंक स्ट्रक्चर Yes. किस तरीके का होगा, ये सारी बेसिक चीज़ें वो लोग। इनफैक्ट दे आर द वन जिन्होंने वो शुरू किया था कि सारी एसीआर डिजिटल हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये कोई भी रिफॉर्म जो हो रहा है ऑर्गेनाइज सर्विसेज के बीच में, ये सारा डीओपीटी के पास है। इसका डीओपीटी की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा 5 साल में कैडर रिव्यू होना चाहिए था, मतलब 5 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आना चाहिए था। हमारी यानी कि सारे आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्सेस की भी बात करें, सबकी, मतलब बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस, ऑल इंडिया सर्विसेज जितनी है, सबके में चेंजेस आने चाहिए। जी। वो बाकी सर्विसेज में जो हुआ हम उसको अलग से देख लेंगे सर, कि उन्होंने किस तरीके से ग्रो करा, वो कंपैरेटिव में अपने आप बाहर आएगा। बट 1984 के बाद से 42 साल से फौज का ऐसा कोई रिव्यू हुआ नहीं। तो फौज जैसी 42 साल पहले थी, तकरीबन वैसी की वैसी आज भी है। तो हम 42 साल से उसी जगह पे वैसे ही अटके हुए हैं। तो 4 पीढ़ियां निकल गई, मतलब डेकेड निकल गए 4, और हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बीच में सर एक छोटा सा रिव्यू हुआ, एक रिव्यू हम कह लेते हैं उसको, एवी जो कमीशन। एवी कमीशन सर, अजय विक्रम सिंह कमेटी जब बैठी तो उन्होंने एक छोटा सा रिव्यू करा, लेकिन उन्होंने कोई बड़े कोर इश्यूज हमारे टच नहीं किए। उन्होंने जो एक कोर इशू टच किया कि उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल को अपना टाइम स्केल बना दिया। उन्होंने 13 साल में हम सारे लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। उन्होंने थोड़ी सी वैकेंसीज कर्नल की बढ़ा दी, 20%, 20 से 25%। सो थोड़ा सा उन्होंने जो वो था प्रेशर था इस रैंक पे, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल वाले पे, बहुत हल्का सा उन्होंने रिलीफ दिया वहाँ पे, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं करा उन्होंने। ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और एसएस ऑफिसर्स के ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये चीज़ थी। तो हम लोग कायदे से कह सकते हैं कि 42 साल से हम लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिसमें मेरे फादर, ग्रैंडफादर जिन्होंने सर्व करा, वो भी उसी फौज में थे जिसको सर्व करके मैं निकल गया हूँ। और अगर ये नहीं चेंज हुआ तो आगे शायद मेरे बच्चा जो आएगा फौज में आएगा, वो भी सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर जाएगा। सो इट्स इशू सर, इट्स अ इशू, और इसको थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा हायर लेवल्स पे भी, और लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। क्या ठाकुर, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? मतलब वो कैडर रिव्यू अगर होता भी है तो किस चीज़ों को एड्रेस करेगा और क्या बेनिफिट्स होंगे? सर पहले तो सिर्फ प्रॉब्लम बताता हूँ सर क्या है। हम लोग सर बात करते हैं जब भी फौज में, तो सब बंदे ये कहते हैं कि बड़ा स्टीप पिरामिड है, जो हमारा रैंक अपना प्रोफाइल है ऑफिसर्स का, स्टीप पिरामिड है। लेकिन एक्चुअली पिरामिड भी नहीं है। अब आज की डेट में अगर आप उसका शेप देखोगे, इट इज़ अ इन्वर्टेड फनल सर। अब वो एक फनल की तरह उल्टा पड़ा हुआ। वो कैसे है फनल सर? 86% जो हमारे रैंक है हमारे ऑफिसर्स के, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये 4 रैंक्स 86% फौज का हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ा बेस है सर, वो फनल का जो बड़ा सा हिस्सा होता है वो है। उसके बाद हमारे जो कर्नल्स हैं, दैट इज 10.5% सर, 10 से 11% कर्नल है। ब्रिगेडियर 2.5% है, मेजर जनरल 0.8% और तकरीबन 0.2% लेफ्टिनेंट जनरल। तो आप ये देख रहे हो कि नीचे जो है 86% लोग सारे रुक गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे, और रुके ही रहते हैं सर। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? आप 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल तो बन गए, अब आपके पास कोई करियर प्रोग्रेशन आपको दिख नहीं रहा। ना करियर प्रोग्रेशन आपके पास रैंक के हिसाब से कि मैं भाई मेरा रैंक ही बढ़ जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। ना आपके पास नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन है, एनएफयू जिसको हम बोलते हैं, ना आपके पास एनएफयू है कि आपका पे स्केल ही बढ़ जाएगा। तो ना हमें फाइनेंशियली रिलीफ मिल रहा है,
ना हमें रैंक वाइज रिलीफ मिल रहा है। तो ये एक मेजर इशू बन चुका है इस टाइम पे कि बहुत बड़ा बॉटल नेक है, और इस बॉटल नेक को आप क्लियर कैसे करेंगे? आप कैसे इतने सारे लोग जो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं उनको क्लियर कैसे करना है? एक चीज़ जो आप कह रहे हैं, इनफैक्ट इसी को मैं थोड़े से अगर दूसरे लैंग्वेज में बताऊं तो इट्स लाइक प्रमोशन एक इंसेंटिव होता है कि आप अच्छा काम कीजिए, आपको प्रमोशन मिलेगा, आप राइज करते रहेंगे। तो आप कहना चाहते हैं जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, 13 ईयर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है। आफ्टर मिसिंग हिज बोर्ड 26 ईयर्स पे उसका नेक्स्ट 13 साल अपग्रेड बाद। मिलता है 13 साल बाद। जी, सो विच इज़ ह्यूज एक्चुअली। Which 13 is साल a- तक हाँ जी आप सर। काम कर रहे हैं बिना आपके, और वो भी आपको वैसे ही मिलना है, जी तो देयर इज़ नो इंसेंटिव। सर, अब इज दैट व्हाट यू आर इसमें सेइंग? हाँ जी सर, अब आप 13 साल में जब लेफ्टिनेंट कर्नल बने तो ये ठीक है सर। अब इसको यहाँ पे कंपेयर करना भी जरूरी है, जो मैं नेक्स्ट इसमें करता हूँ सर। बट अब पहले आपका वाला एड्रेस सर, 13 साल के बाद अगले 13 साल जब उन्हें टाइम स्केल प्रमोशन मिलेगा और वो कर्नल के रैंक पहनेंगे, टोटल सर्विस 26 साल की सर्विस हुई है सर, और वो 13 साल में वो 4 रैंक उन्हें मिले, और अगला रैंक 1 मिलने में उनको और 13 साल लगे। और वो 13 साल में उनके पास क्या इंसेंटिव है सर? आप उनको एनएफयू आपने दिया नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको, अगर उनके कोर्समेट्स प्रमोट हो रहे हैं यस। तो उनकी पे ही उनको मिल जाए, तो वो भी नहीं है। तो एक गैप बहुत भी बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है, इसको रिड्यूस करना है। अब इसमें और इशू क्या है सर? सबसे बड़ा ऐसा गैप सिर्फ आर्मी, मतलब आर्म्ड फोर्सेस में ही है। बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज में ऐसा कोई गैप नहीं है एनएफयू की वजह से। बाकी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज को आपने एनएफयू ऑलरेडी दे दिया, तो अगर अब उन्हें रैंक नहीं मिल रहा है पहनने के लिए, विच इज अ वेरी मेजर मोटिवेशन का फैक्टर सर, क्योंकि जो भी यूनिफॉर्म्ड पर्सन है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन इसी चीज से मिलती है जब उसके रैंक्स आते हैं। तो Yeah, आप yeah. वो दिखता है सर, मतलब एक वाली चीज है। एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो सिर्फ इसी चीज से मोटिवेट होता है, शायद हम भी उसी जी। सेक्शन का पार्ट है। कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि नहीं यार, रैंक अगर मिलता, आज मेरी, मतलब मैं 2009 बैच से, अगर मेरी 17 साल सर्विस है आज, और अगर मैं ऑल इंडिया सर्विसेज का होता तो मैं आईजी होता, इंस्पेक्टर जनरल होता, या मेरे को मेजर जनरल होना चाहिए कायदे से, और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पे रुका हुआ हूँ। दोनों तरीके से रैंक भी नहीं मिला है और पे भी नहीं मिल रही है, तो मुझे दोनों तरीके का नुकसान है, जो एक्चुअली इफेक्ट करता है बंदे की साइकोलॉजी को, कि मैं इतने लंबे ड्यूरेशन पे किस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, आस्पेक्ट है, जो अगर हम लोग कैडर रिव्यू कर देते, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1984 का फिगर ना भी माने, हम यही मान ले कि 2003-4 का एवी कमीशन का, जो अजय विक्रम सिंह कमेटी Yeah. का जो वो था, अगर हम उसको भी पकड़ लें कि वो बेंचमार्क लास्ट रिव्यू हुआ था, तो उसके बाद से भी तकरीबन 5 रिव्यू अभी तक पेंडिंग है। 2009, 2014, 19, 2024, इन सब में रिव्यू होना चाहिए था, और ये रिलीफ मिल जाना चाहिए था। इतने सारे केस चल रहे हैं, इतने सारे केस पेंडिंग है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है कि इसको कैसे, इसको रेजोल्यूशन कैसे करें। सो डिस्कस द रेजोल्यूशन, क्योंकि सब बना बनाया रेजोल्यूशन दिया गया है, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इंप्लीमेंट करना जरूरी है इस चीज को। ठाकुर, आपने एनएफयू टर्म यूज किया, सर। तो व्यूअर्स के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, जी ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि एनएफयू क्या है और किस तरह से ये इफेक्ट करता है। सर, बहुत ही बेसिक जेनरिक टर्म्स में बताता हूँ, ताकि हर किसी को, मतलब जिसको कुछ आइडिया नहीं है उसे भी समझ आ जाए। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन बेसिकली है क्या सर? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर रैंक्स लिमिटेड होते हैं। हमारे में आर्मी, जो आर्म्ड फोर्सेस में, तो बहुत ही लिमिटेड है। यस। बट अगर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज बोले या ऑल इंडिया सर्विसेज बोले, उसमें भी जो टॉप रैंक्स होते हैं, जो एक्चुअली कमांड रैंक्स होते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, वो रैंक सबके पास लिमिटेड होते हैं। तो कभी कभी कमांड स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर मैं एक ही जगह पे, फॉर सिंपल एग्जांपल, एक जगह पे बहुत सारे डीजीज को बिठा दूं, इकट्ठा कर दूं वहां पे, तो वो एक कमांड एंड कंट्रोल का इशू बन जाता है। तो उस चीज को बचाने का तरीका क्या निकाला गया? एनएफयू निकाला गया, कि हम इनको सबको कमांड अथॉरिटी तो नहीं दे सकते, लेकिन इनको फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको इंसेंटिव देने के लिए, फाइनेंशियल उसका, कि एक आपने सर्विस की है, फॉर एग्जांपल 20 साल सर्विस की है, और 20 साल की सर्विस में आपके कैडर के एक, आपके कोर्स के एक ऑफिसर को एक स्पेसिफिक पे मिल रही है, और वो उसको इसलिए मिल रही है, और वो रैंक उसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि रैंक ही उतने हैं। तो हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आपने भी उतनी अच्छी सर्विस की हुई है 20 साल के लिए, तो हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं फाइनेंशियल, तो आपको भी सेम जो है पे मिलेगी उस टाइम पे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, बंदे को ये एहसास हो जाता है कि हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर ये बोलता है कि इस टाइम पे, इस रैंक पे इतने ही लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरी भी सर्विस को उतना ही अच्छा मानते हुए मुझे फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है। तो जो मैं फौज की बात कर रहा था, फौज में ये दोनों चीजें मिसिंग हो रही है। फौज में ना इसी रैंक को मिल अगर पा रहा है। सिंपली अगर लैंग्वेज में समझाना चाहूँ मैं, कि अगर हम सारे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जी मेरा एक कोर्समेट कर्नल बन गया है, हाँ जी सर। तो
अगर वैकेंसी नहीं है कर्नल की जी। तो हम लेफ्टिनेंट कर्नल ही रहेंगे, लेकिन हमें लेफ्टिनेंट कर्नल का कर्नल की पे पेमेंट मिलनी पे शुरू मिल हो जाएगी जाएगी। अबाउट बिल्कुल 1 और 2 इयर्स के बाद। हाँ जी सर, बिल्कुल There's करेक्ट। something on that. Yeah, so that is what basically दैट NFU इज व्हाट वो है। एनएफयू इज, और ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है सर। इससे क्या है कि हमें बहुत ही नीजक रिएक्शन नहीं देना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रैंक स्ट्रक्चर को, क्योंकि कमांड जो है, फौज एक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि कमांड में बैठे हुए इंसान के पास बहुत सारी अथॉरिटी, बहुत सारी चीजें हैं, और अनलाइक बाकी ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं दे पाते हैं कभी, लेकिन एनएफयू दे के हम उसको एक क्लियर मोटिवेशन दे एक सकते हैं। एस्पेक्ट तो Yes. कम से कम look after cover your हो गया family, है। हाँ। Yeah. बट ये अटका कहाँ है अभी? सर अभी एनएफयू की जो बात चल रही है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और ये है कि आर्म्ड फोर्सेस को अगर हम सिर्फ आर्म फोर्सेस को छोड़ के बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज जितनी भी हैं, इन सबको एनएफयू लागू है और काफी वक्त से लागू है। तो ये जो हम लोग इम्प्लीमेंट हो गया ये इम्प्लीमेंट हो चुका है सर उनका। तो ये आईएएस, आईपीएस, 60-62 services हैं। जो ये सर्विसेज हैं, इन सबको ये मिल रहा है। आईआरएस या आपके रेलवे सर्विसेज में जितने भी हैं रेवेन्यू सर्विसेज, इन सबको इसके बेनिफिट मिल रहे हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको छोड़ के बाकी सबको आपने ये इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। हमारा भी ये केस अभी चल रहा है, विल नॉट डिस्कस मच अबाउट द केस, बट इट इज सब्जुडाइज्ड एंड होपफुली इसका एक पॉजिटिव आउटकम बड़ी जल्दी हमें भी मिल जाएगा। ये लेट्स गो बैक टू कैडर रिव्यू, जिसके जो प्राइम कंसर्न हम जिसके ऊपर टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। बाकी सर्विसेज का क्या उनका कैडर रिव्यू हुआ है, और हाउ फ्रिक्वेंटली हैज इट बीन हैपनिंग उनके लिए? मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सीएपीएफ ऑफिसर्स। सर विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। हम आईपीएस का एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसने हम उसका ले रहे हैं, जिसका डीओपीटी के 5 साल का जो गाइडलाइंस है प्रॉपर कि हर 5 साल बाद होना चाहिए था, उस हिसाब से जब आईपीएस का हुआ, तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ सर, क्रिएट करके बताता हूँ कि आईपीएस किस तरीके से चल रही है और हमें किस तरीके से चलना चाहिए था। इनिशियली जो मैंने आपको नंबर दिया सर हमारा, कि हम लोग 86% जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे रुके हुए हैं, और हमारा जो मेजर जनरल जो एसएजी लेवल है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है सर, उसमें हमारे सिर्फ 0.8% जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये 0.8 एक भी नहीं पहुंच रहा है। हाँ, मतलब अगर हम 100 के साथ 100 लगाएं तो हमारा एक ऑफिसर पहुंच रहा है खींच खाच के। अगर इसको आप आईपीएस से 1-on-1 कंपेयर कर दिया जाए, तो आईपीएस का 100% ऑफिसर जो है वो इस ग्रेड में पहुंचेगा। ऑल ऑफ देम विल बिकम एसएजी में आएंगे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में इनका 100% ऑफिसर आएगा। अब ये इस वजह से हुआ है सर कि इनके जो ये गाइडलाइंस थे डीओपीटी के प्रॉपर, जो इनके 5-5 साल के रिव्यू होने थे, ये बिल्कुल कायदे से वैसे ही हुए जैसे होने चाहिए थे। तो इनको ऐसा नहीं है कुछ अलग मिला या इनके साथ कुछ वो है। प्रॉब्लम सारी ये है कि हमें नहीं मिला वो। अगर ये हमें भी मिलता इस तरीके से, तो शायद जो आईजी हम लोग बात करते हैं कि 16-17 साल में इनके इंस्पेक्टर जनरल बन रहे हैं, सेम हमारे रिव्यू के हिसाब से मेजर जनरल शुड बी अ रैंक जो हमें टाइम स्केल मिलना चाहिए 17 साल की सर्विस में। और हमारे ऑफिसर जो मैक्सिमम निकल जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से बाहर निकल जाते हैं, और मैक्सिमम जो सारी सर्विस करके कर्नल बनते हैं, एटलीस्ट वो सारे मेजर जनरल बन के बाहर निकले। तो ये हम लोग अचीव कर सकते थे, जो अचीव होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम 42 साल से उसी में अटके हुए हैं, हम उसी फौज में, पुरानी फौज में अटके हुए हैं, तो हम लोग ये रिफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैडर रिव्यू करने की? सर कैडर रिव्यू मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टी मिनिस्ट्री सबका ही है, इसमें एमओडी का भी रोल है। द फौज ने शुरू करना चाहिए था सर फौज, ये तो देखिए सर, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशन को ही करना था। इट इज द ओन हायरार्की व्हिच हैज टू प्रोजेक्ट, व्हिच आई बिलीव एंड यू वुड आल्सो अग्री टू इट। आपको भी अग्री करेंगे कि उन्होंने बिल्कुल प्रोजेक्ट किया होगा। फिर ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जाना है, एमओडी में भी जाना है, इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भी जाएगा। तो ये सब लोगों का मिलके करना है, बट जो असली पुश है वो तो हमें खुद ही करना है। तो जब तक हम घर से पुश नहीं लगाएंगे, जब हम खुद नहीं रोएंगे सर, तो फिर कोई दूध नहीं पिलाने वाला हमें। तो इम्पॉर्टेंट है, वी नीड अ मेजर पुश, क्योंकि ऐसा कुछ अलग मांग नहीं रहे हैं जिससे कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा सर कि बहुत डिफरेंस आ जाएगा। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देते हैं सर। अगर हम लोग बोलें सर आज की डेट में, अगर यूनिट लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे अगर हम एग्जांपल लें, पहले एक यूनिट में मेजर रैंक के बहुत सारे ऑफिसर होते हैं सर, लेफ्टिनेंट कर्नल भी बहुत होते हैं। सर्विसेज में तो 7-8 लेफ्टिनेंट कर्नल एक साथ पोस्टेड होते हैं। कभी ऐसा कमांड का इशू नहीं आएगा कि क्योंकि 10 मेजर एक साथ पोस्टेड हैं तो जो सबसे सीनियर होगा उनमें से बाकी लोग उसकी बात नहीं सुन रहे। ऐसा फौज में कभी नहीं होता। फौज में नहीं होता। हम एक दिन भी अगर कोई हमसे सीनियर है, सेम रैंक पे ही होगा सर। अब तो आपने अगर 13 साल लेफ्टिनेंट कर्नल रहना है अगर आपने, तो 13 साल में जो आपसे सीनियर होगा वो आपसे सीनियर है। टू दैट एस्पेक्ट भी जो मैं सबको दिखाता हूँ कि फौज कितनी खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है, कि अगर आप आज मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे रुक गया हूँ
और मेरे बैचमेट, मेरे जूनियर अगर सीओ बन गए हैं, कर्नल बन गए हैं, तो उनके लिए मैं आज भी सर हूँ। यस वो मुझे सर बोलेंगे, कल को वो जनरल जब बनेगा वो मुझे तब भी सर बोल रहा होगा। और बहुत लोगों को ये समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कैप्टन रिटायर हो गए लेकिन हमसे 10-10 साल सीनियर हैं, या 1 साल 2 साल 5 साल सीनियर है, वो हमारे लिए आज भी सर बिल्कुल। हैं। तो सिविल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं सर आप तो कर्नल हैं, आप कैप्टन को सर क्यों बोल रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बड़े सारे कमेंट आए हैं हमारे हम्म, चैनल yeah. तो पे। ये बहुत खूबसूरत चीज है। ये चीज क्या दिखाती है आपको कि फौज में रैंक की वजह से आपको कमांड वाला इतना इशू नहीं आने वाला है। अब इसको बड़े लेवल पे ले जाते हैं सर। अगर हमारे आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल है, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल है, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल है, ये कभी सुनने में आ सकता है कि आर्मी कमांडर ने कुछ बोला हो कोर कमांडर को, उनके नीचे तो 3 लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर बैठे हुए हैं, और उन्होंने किसी लेफ्टिनेंट जनरल को कुछ बोला हो और उनकी बात ना मानी गई। तो ये पॉइंट तक साफ क्लियर किल हो जाता है सर इस चीज में कि रैंक अगर आप बढ़ा देंगे, हायर रैंक से अगर Yes. आप बढ़ा देंगे, जो अगर आप ब्रिगेड है, आप ब्रिगेडियर रैंक ही हटा दीजिए, आप ब्रिगेड को मेजर जनरल को दे दीजिए कमांड करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि डिव कमांडर को कोई परेशानी आने वाली है। ऐसा नहीं होगा, फौज में हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप बढ़ा सकते हैं कुछ रैंक्स हैं। मैं बाद में सर एक बार पूरा डिटेल में बता दूंगा हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है करना, बस थोड़ा सा वो पुश चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें या 3-4 चीज़ें इसमें से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया कि वाई हैव अ ब्रिगेडियर रैंक इन बिटवीन, क्यों हमारा ब्रिगेडियर का रैंक है, अगर हम ब्रिगेडियर रैंक हटा दें एक बीच में से तो कितनी सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। सारी ब्रिगेड कमांडर्स और जो ब्रिगेडियर्स की अपॉइंटमेंट है वो मेजर जनरल ले सकते हैं, तो कर्नल के बाद हम बनते ही नहीं ब्रिगेडियर, सीधे मेजर जनरल बन जाते हैं। तो किसी को कोई कमांड में इशू नहीं आ रहा, कहीं फंक्शनल इशू नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस दैट कि तो किस तरह से हम चाहते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस हैं हमारी, किस तरह से होना चाहिए। बिकॉज अगर ये कैडर रिव्यू की बात चल रही है तो फौज ने भी सोचा होगा, हमारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा होगा कि क्या रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। सर बड़ा डिटेल्ड पेपर है सर, मैंने सामने रखा हुआ है इस चीज़ को और देख के बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये पेपर जो है ये फौज की टॉप हरारकी से लेके नीचे जो हमारे अभी लेफ्टिनेंट हैं उन तक पहुंचा हुआ पेपर है, और बहुत अच्छे से पेपर बनाया है जिन्होंने भी बनाया है, बहुत खूबसूरत सा रिकमेंडेशन दी है। सिंपल है कि सर आइडल कैडर जो है स्ट्रक्चर है वो बनेगा ही, आपको हायर डेजिग्नेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब आपको हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अगेंस्ट बोला जा सकता है कि हायर रैंकिंग ऑफिशियल बढ़ेंगे, तो मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कि कोई ऐसा ही जो है आपस में कोई मनमुटाव नहीं आ सकता, क्योंकि फौज का फैब्रिक ही ऐसा है कि आप अगर सर्विस में एक दिन भी सीनियर हो गए तो तो आप senior आपका हैं। जूनियर आपके सामने जो भी होगा वो सावधान में खड़ा होगा। वो आफ्टर रिटायरमेंट है सर। अब मैं यहाँ पे बैठ के ये मैं शेव वेव करके बढ़िया बैठा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे मेरे सीनियर के सामने बैठना है, तो मैं वो चीज़ें फॉलो करूँगा। ये फैब्रिक फौज का ऐसा है। तो आप हायर डेजिग्नेशन को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। हायर डेजिग्नेशन बढ़ाने का एक तरीका जो है, जो इन्होंने खुद रिकमेंड किया था, कि आप जो हमारा ब्रिगेडियर का रैंक है, कोई 2 रैंक हैं जो उन्होंने सजेस्ट करे थे कि या तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक हटा दीजिए या फिर आप ब्रिगेडियर का रैंक हटा दीजिए। हटा दीजिए सर इसमें से, क्योंकि सर क्या है, ये जो सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में इनके पास सिर्फ 6 रैंक हैं सर, हमारे पास जो है 9 रैंक्स हैं। तो कायदे से जैसे ये चलते हैं हमें वैसे ही चलना चाहिए था। द लास्ट ईयर ऑफ आवर ट्रेनिंग, जो हम लोग लास्ट जब ट्रेनिंग में होते हैं उस वक्त हमारा पिपिंग जो लेफ्टिनेंट का है वो हो जाना चाहिए एकेडमी में, ताकि आप एकेडमी में एज अ लेफ्टिनेंट है उस वक्त, तो आप जब पास आउट होते हैं एकेडमी से दैट डे यू गेट पिप्ड अगेन, और जब आपकी पिपिंग होती है आपको कैप्टन बना दिया जाए। तो आप एकेडमी पहुंच के लेफ्टिनेंट बन जाओ। सर आप एकेडमी पहुंचिए, जैसे आईपीएस का हम लोग बता रहे थे, ये एकेडमी पहुंचते हैं, ये अपना पहला सितारा लगा लेते हैं उस दिन, इनका सेकंड स्टार कुछ आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग को दूसरा सितारा लग जाता है अपना कंधे पे इनका, वो है जो कि सही तरीका है। अगर हमारी ट्रेनिंग को हम डिसाइड करते हैं 1.5 साल के लिए, तो हम लोग शायद 1 स्टार पहले 6 महीने के लिए, 2 स्टार और 3 स्टार उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इंप्लीमेंट कर सकते हैं अकेडमी में। उसका बेनिफिट और भी बेनिफिट हो सकता है सर। ये जो केसेस अभी चल रहे थे कि हमारी ट्रेनिंग अकेडमी में हमारे जो कैडेट्स हैं उनको जब इंजरी हो जाती है तो उनकी पेंशन का एक बहुत बड़ा इशू था कि अब वो हुए तो मिलिट्री अकेडमी में है, उसका आ गया हमारे फेवर में डिसीजन आ गया, बट कितने हमारे कैडेट्स थे इससे पहले सर जिनको इतनी सीरियस इंजरीज हुई लेकिन उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन अगर वो अकेडमी में वो स्टार उनको लग चुका होता तो गवर्नमेंट को देना पड़ता उनको वो बेनिफिट, और वो इंपॉर्टेंट था सबके लिए। तो तरीका भी है सर, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना दिया जाए और आपको एक रैंक जो लेफ्टिनेंट का है वो आपको ट्रेनिंग एकेडमी में दे दिया जाए,
जैसे बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। आप पास आउट होते हैं तो आप एक कैप्टन के रैंक से पास आउट होते हैं। उसके बाद जो ये लंबी लंबी ड्यूरेशंस हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए भी इसी पेपर में इन्होंने बहुत ही एक बढ़िया सा दिया हुआ है सर, स्केल है। ये सामने क्लियर कट कहता है कि आपने जो लेफ्ट कैप्टन है, आप फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, जब आपका लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट डे ऑफ सर्विस में आप कैप्टन बन जाते हैं। 4 साल की सर्विस में आपको मेजर बना दिया जाता है। उसके बाद आपकी टोटल सर्विस 4 साल है, आप मेजर हैं। मुझे याद है कि जब हम 6 साल पर 6 साल पे मेजर बने थे तो कितनी खुशी हुई थी सबको। जी। ओके, अभी 4 साल में 4 साल में मेजर सर, 9 से 10 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल आपको बनाना है, 14 साल में कर्नल, और 17 साल में आपको मेजर जनरल, 17 और 18 साल के बीच में आपको मेजर जनरल बनाना है। ये टाइम स्केल फिक्स्ड है। जैसे आप लेफ्टिनेंट कर्नल पक्का बनते ही बनते हैं जी, आप 17-18 साल में मेजर जनरल पक्का बनेंगे ही बनेंगे। जो प्रॉब्लम यह है कि अब आप जरूरी नहीं है कि आप मेजर जनरल बन के ब्रिगेड या फिर डिवी कमांड करेंगे, आपको स्टाफ में भी अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। अब तो उसे बहुत वर्टिकल आ रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज इंडक्ट हो रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, एआई आ रहा है सर, आपका इतना स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इतना सारा आ रहा है, आपको वहां पे एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो ये अगर आपको कर दिया जाए, इमीडिएटली आप पैरिटी अचीव कर लेते हैं। अब आप जब सिविल डोमेन में आप बाकी सर्विसेज के साथ देखते हैं, और एज फौजी क्योंकि हम वर्दी पहनते हैं तो हमें वर्दी की तरफ ही ज़्यादा जाता है, हम ज़्यादा आईएएस की तरफ नहीं जाते। हम नहीं देखते सिविल जो सिविल कपड़े पहने, तो वर्दी में जो सेम चीज़ उनके साथ है, अगर वो 16-17 साल में आईजी बन रहे हैं और सेम रैंक पहन रहे हैं एज अ मेजर जनरल, और आपको भी वो मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो इस टेकन केयर कवर हो जाएगा। बिल्कुल कवर हो जाएगा। साथ में उसके जब एनएफयू भी आ जाता है सर, और अब आपके पास अगर कोई फिर भी छूट जाता है जिसको हम नहीं रैंक दे पाए अभी भी, तो उसको हम लोग एनएफयू से कवर कर लेते हैं। तो हमारा पूरा जो एक आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो अचीव हो जाता है सर इस चीज में। जो हम 42 ईयर्स से जो हम 42 ईयर्स पड़े हुए हैं। जिस बिल्कुल 42 ईयर्स से जो हमें नहीं मिला है सर इस Lack चीज कर में रहे हैं। जी। तो ये 2-3 चीजें तो मैंने सर इसमें कवर ही कर ली सर, जैसे ये कर्नल्स वाला मैंने ब्रिगेडियर्स का जो ये चीज बता दी, इस वाले का लास्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड एज सर्विस, ये बता दिया सर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया सर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का। जितनी कमेटियां सर बैठी हैं अभी तक इन टाइम में, एवी कमेटी बैठी हो या रघु रमैया कमेटी ने किया हो, या जितनी सेंट्रल पे कमीशंस जितने भी बैठे आज तक, सबने ये चीज समझी कि हमको एक ऐसा फीडर कैडर चाहिए जो इस प्रेशर को रिलीज करा सके, जो आए कुछ वक्त तक सर्विस दे अपनी, और उसके बाद खुशी खुशी निकल जाए सर। तो ये खुशी वाला एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था इसमें से, कि वो खुशी खुशी छोड़ दे, ताकि उसे लास्ट में 10 साल करके, 5 साल करके, 14 साल करके उसके अंदर वो एस्पिरेशन ही नहीं होना चाहिए आगे बढ़ने का। उसको पहले दिन से पता हो कि मैं आ रहा हूँ फीडर कैडर के टाइप पे सपोर्ट करने के लिए, मैं सपोर्ट करके निकल जाऊंगा इसमें से। और ये 86% जो मैं बात करता हूँ इतने बड़े बेस की, वो बेस को हल्का कर दूंगा, कम कर दूंगा। यस, उससे वो खुशी खुशी निकल जाता है। तो उसकी खुशी के एस्पेक्ट भी बताते हैं सर कि क्यों उसको खुशी नहीं मिल रही, खुशी क्यों होगी। कि खुशी क्यों होगी छोड़ने पर भी। या वो भी एक गवर्नमेंट का, एक लीडरशिप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एस्पेक्ट है। तो वो कवर करते हैं कि वो खुशी कैसे मिलती है। लेकिन अगर वो हो जाता सर पार्ट, क्योंकि हम कैडर रिव्यू पे हैं, अगर वो निकल जाते वहां से, तो एक जो चंक है नीचे वाला 86 वाला वो कम हो जाता, और ऊपर जाने के लिए जो पाइपलाइन थी वो थोड़ी और बढ़ जाती लोगों के लिए। तो वो बड़ा आई इंपॉर्टेंट थिंक आप ऑडियंस में मिस आउट, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ। आप भी ये शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों की बात कर रहे हैं जो आए शॉर्ट टाइम के लिए सर्व करे, जो आप 86% जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो सर्व करें, और फिर वहाँ से खुशी खुशी निकल बिल्कुल सर। सो उनके हैप्पीनेस क्वोशंट को कैसे मेंटेन करने के लिए रिकमेंडेशन सर एसएस ऑफिसर्स के लिए सर बहुत ही सिंपल बढ़िया से सबने इतनी बार दे दिए सर, पे कमीशंस में सारी पे कमीशंस ने सब कमिटीज ने दे दिए कि आप एसएस ऑफिसर को 3-4 चीज़ें दे दीजिए। आप उनको प्रो रेटा पेंशन दे दीजिए। प्रो रेटा पेंशन का मतलब है कि अगर 20 साल, अगर ऑफिसर 20 साल सर्विस करता है तो ही पेंशन उसे लागू होती है। अगर ये 10 साल करते हैं तो एक कमेंसरेट जो भी परसेंटेज बनती है, अब उसको परसेंटेज को 50 होना जरूरी नहीं है कि 20 पे 100% मिल रही थी तो 10 साल सर्विस पे 50% मिले। वो परसेंटेज आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं कि वो 25 बनती है या 27 बनती है या 30 बनती है, बट एक उसे इंसेंटिव दे दीजिए कि आपने इतनी साल वही नौकरी की जो एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर कर रहा था या आगे करेगा, और आपने अपनी जान को जोखिम में डाला इतने सालों के लिए, और आपने उस उम्र में किया जो सबसे डिफिकल्ट थी, जो आपका प्राइम Prime टाइम था, था आपका, क्योंकि आप 22-23 सेट साल करना के था आसपास। जब, या आप अगर उस आपने अपना समय यूथ दे दिया उस टाइम। बिल्कुल। तो तो आप कॉर्पोरेट में होते हम्म। तो आपका जो लैडर शुरू वहाँ से होता है, आपके एक्सपीरियंस वहीं से काउंट जी। होता है ना। आप 15-16 ईयर्स के बाद कहीं पे जाकर के नौकरी कर रहे होंगे तो यू आर कम्पीटिंग विद पीपल जो 15 साल और जूनियर है आपसे। सर ये वो उम्र है
जहाँ पे जो इंडिविजुअल इस टाइम पे सर्व कर रहा है 10 साल के लिए, वो सिर्फ पैशन के लिए कर रहा है। अगर कोई भी बंदा जो बाहर खड़े होकर बोलता है नहीं आपको पता था आप शॉर्ट सर्विस में जा रहे हैं, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं सबको कि नहीं पता होता सर। मैं एसएस ऑफिसर हूं, मुझे नहीं पता था। मैंने जो चीज़ सुनी थी वो ये था कि आप एसएस आएंगे, आपकी मर्जी है, आप फॉर्म भरोगे, छोड़ने का तो आपको छोड़ देंगे, अगर आप पीसी का फॉर्म भरोगे तो आपको पीसी मिलेगी। क्योंकि हमारे से पहले कोर्स में इतने कम लोग आते थे कि 100% मिलती थी। मेरे कोर्स में वो परसेंटेज 33 to 35 हो गया सर। 35%? हाँ जी सर, 10 में से 3 से सिर्फ 4 लोगों को पीसी मिला, तो बाकी 6 से 7 लोग जो थे वो कॉर्पोरेट की तरफ गए। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा सबको कि यार हमने तो ये सुना था, क्योंकि सर 21-22 साल के बच्चे की, आई वॉज अराउंड 20 एंड हाफ 21 जब मैंने अपनी एसएसबी क्लियर करी फाइनल ईयर कॉलेज से। तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, ना मुझे कॉर्पोरेट का कुछ पता था कि वो मुझे कॉर्पोरेट में क्या कराएंगे सिलेक्ट करके, ना मुझे फौज का पता था, जबकि मैं फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं 3rd जनरेशन हूँ। मुझे अगर नहीं पता था तो बाकी को क्या ही पता होगा। तो ये चीज़ तो बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है सर कि नहीं पता होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ता है। नोटिफिकेशन हम उतना ही पढ़ते हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि मेरा पैशन है। मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह फौज पहुँचना है। मैं 10 साल से 12 साल सिर्फ पैशन के नाम पर आया हूँ, लेकिन कि वो एक बच्चे की सोच है, ऑर्गेनाइजेशन की, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी आपकी तरफ ये सोच नहीं हो सकती सर। ये फिर बहुत गलत चीज़ है। उनको ख्याल रखना पड़ेगा इसका। उनको मेरे बचपने का, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, मेरे सैक्रिफाइस का ख्याल रखना चाहिए था। अगर मैं 21 साल में उन पहाड़ियों पे बैठा था और वहाँ खुशी खुशी चल रहा था सर, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया उस दिन कि मैंने अपनी जान देश के नाम पे लिख दी। मैंने कमीशन में बोल दिया एट द पेरिल ऑफ माई लाइफ, और मैं चला गया 21-22 साल की उम्र में। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैंने इतनी बड़ी चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि अब मेरी जान देश के लिए, मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ। और मैंने सोचा ठीक है, जैसे भी सोचा, मेरे बड़े जो थे उनकी मग्नानिमिटी, उनका बड़प्पन कहाँ पर था, जिन्होंने मेरा ये ख्याल नहीं रखा कि जब ये बाहर आएगा तो मैं इसे कुछ तो दे दूं। तो सर प्रो रेटा पेंशन एसएस ऑफिसर के लिए अगर हो जाती बहुत अच्छा था। अगर प्रो रेटा पेंशन नहीं हो पा रही थी, इन्होंने ना एनपीएस दिया ना यूपीएस दिया, तो आपने सबको एनपीएस दिया, आपने सिविलियंस को एनपीएस दे दिया। क्या है ये एनपीएस? ये सर नई जो न्यू पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसमें आप जितना पैसा डालते हैं उतना ही पैसा गवर्नमेंट आपको डालती है, एक अच्छा एक कॉर्पस बन जाता है जो आपको थोड़ा सस्टेन कर देता है। आप मानेंगे सर, सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको ये नेशनल पेंशन स्कीम भी नहीं मिलती है, तो उनको ना प्रो रेटा पेंशन है सिर्फ, मतलब बाकी सर अगर आप जो सिविल एम्प्लॉयज़ भी हैं आज की डेट में, डिफेंस सिविलियंस हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स के जो सिविलियंस हैं, उनको भी एनपीएस लागू है, सबको मिलती है सर। एमपी एमएलएस को तो सर एक दिन, अगर वो एमएलए एक दिन के लिए बन जाए तो उसकी पेंशन मिलती है। अगर सेकंड टाइम में दूसरी बार बन गया तो सेकंड पेंशन मिलती है, 2 पेंशन। बिल्कुल। अगर वो एमपी बन गया तो उसको अब एमपी की पेंशन मिलती है 2 एमएलए की पेंशन के साथ। तो ये पेंशन का एक ये तरीका भी है। एक तरफ वो अफसर है जिसने अपना सब कुछ देश को दे दिया, लेकिन वो अब उसे कुछ नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है सर। ग्रेचुइटी पे कैप लगी हुई है कि वो 20 लाख रुपए अगर इकट्ठे हो गए, अगर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ, मेरे 25 लाख ग्रेचुइटी बन रही थी कैलकुलेशन पे, तो उन्होंने उसको काट के 20 लाख कर दिया। अच्छा सर, 20 लाख में भी ऐसा किया उन्होंने कि अगर गलती से मैं डिसेबिलिटी हो जाए मुझे, और मैं अब डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है मुझे, तो मेरी 100% ग्रेचुइटी रिकवर कर लेते हैं सेम डे। अगर आपको कोई लमसम पैसा मिल रहा है, एरियर मिल रहे हैं, तो आप मान लीजिए सर कि आपके 20 लाख रुपए एक ही दिन में झटके से गवर्नमेंट आपसे वापस ले लेगी। डिसेबिलिटी यानी कि आपका माइंड पे पाँव पड़ गया है, आपका पाँव उड़ गया है, आप ऐसी कोई भी चीज से जो आपको एम्प्यूटेशन है, या गन शॉट वुंड है, आपका हियरिंग लॉस हो चुका है, या आपका आईसाइट लॉस हो चुका है, किसी भी तरीके की ग्रेचुइटी में एसएस ऑफिसर्स का ग्रेचुइटी वापस ली जाती है। और ग्रेचुइटी ऐसी चीज है सर जो कि सिविलियन को भी मिलती है। आपको बस 5 साल ऐसी नौकरी करनी है जहाँ पे आपने सिर्फ चोरी चकारी ना की हो, ऐसा कोई एलिगेशन ना हो आपके ऊपर। आपको 5 साल की अच्छी सर्विस किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आपने दी है तो आपको ग्रेचुइटी पक्का मिलती है। अगर आप एसएस ऑफिसर हैं तो फिर, और डिसेबल हैं तो ये वापस जा सकती है। एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, मैं एक जो गोल्डन हैंडशेक का एक एस्पेक्ट है, क्योंकि ये हर जगह इतनी बार बात हो चुकी है, चीफ्स ने इस पे बातें की हुई है हमारे, कि एसएस ऑफिसर को अगर आप सिर्फ गोल्डन हैंडशेक दे दें, और गोल्डन हैंडशेक भी बहुत सिंपल है सर। जो ऑफिसर 10 साल की सर्विस कर रहा है उसको उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 20 टाइम्स, और जो 14 साल सर्विस कर रहा है उसको अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 36 टाइम्स का एक लमसम अमाउंट, इतना एक अमाउंट उसको दे दिया जाए। और एक ऐसा कोर्स, 5-6 महीने का कोर्स नहीं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक कोर्स जो जैसे कि हमारा स्टडी लीव टाइप कोर्स होता है 2 साल का, प्रॉपर कोर्स हो, एक प्रॉपर कोर्स करा दो, ताकि वो आके दूसरी अपनी सेकेंड लाइफ में सेटल हो जाए।
इसमें और भी आज इतनी सारी चीज़ें जो हमारे इतने विंग्स बन रहे हैं सर, मैं सर बॉम्ब डिस्पोजल क्वालिफाइड हूँ सर आज की डेट में। क्या मेरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था कि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, JNK से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरा इस्तेमाल वो लोग वहाँ नहीं कर सकते थे, स्टेट सर्विसेज नहीं कर सकती थी? क्योंकि JNK में कितने लोग होंगे जो इस तरीके से क्वालिफाइड होंगे? तो ऐसे हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनको आप लेटरल एंट्री नहीं दे रहे हैं और आप मैन पावर वेस्ट कर रहे हैं अपनी। इससे बड़ा मैन पावर का कोई वेस्टेज नहीं है कि आपने इतने करोड़ों रुपए खर्चे, ट्रेंड मैन पावर है, मैन पावर के इतने करोड़ों रुपए मेरे ऊपर खर्चे, मेरे सारे लोगों को जिनको हम लोग जानते हैं उन पे खर्चे, और फिर आपने उनको छोड़ के कॉर्पोरेट में भेज दिया। तो ये स्किल का भी बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये अगर इसको भी हम लोग कर दें, थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर दें स्कीम को, तो जो हमारा मेन टॉपिक है सर कैडर रिव्यू का, उसमें इतना बड़ा इसका बेनिफिट होता है कि ये सारे ऑफिसर जो आए थे वो टाइमली निकल जाएं। ये सारी लिटिगेशंस जो हैं कि मुझे PC चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये जो लिटिगेशंस पड़ रहे हैं वो सारे निकल जाएं, और जो हमारा मेन कैडर है सर जो PC ऑफिसर्स का, उसको ग्रोथ मिले। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन सर। SSB जो मेरी बाकी का मेन कैडर है उसको भी, और गवर्नमेंट भी। और अगर लेटरल एंट्री को आगे बढ़ा दें तो और भी ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है बढ़ता ही जाता है इस चीज़ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसको देखना वैसे। और इसी में सर ये जो मैंने लास्ट पहले भी कहा था सर, आप मेजर जनरल को एक टाइम स्केल रैंक बना दीजिए जहाँ तक सब पहुँच रहे हैं। हमने डिस्कस कर लिया, ये फौजियों का क्लियर कट एश्योरेंस है कि फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है रैंक बढ़ने से। आपको इतनी एक हैप्पी मोटिवेटेड आपको एक फोर्स मिलेगी बहुत ही ज़्यादा। जो आज की डेट में भी जब मैं कहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो आज फेल नहीं होती, आपको इस तरीके का मोटिवेशन का इंजेक्शन उसको देते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए फौज क्या करेगी सर देश के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर ये सारे एस्पेक्ट जो है इसके। ठाकुर, आज की डेट में हमारी पोजीशन क्या है? कैडर रिव्यू का कोई केस चल रहा है या अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसकी रिव्यू हो रहा है, आपस में मीटिंग्स चल रही हैं, क्या स्टेटस है? सर एक केस है इसका जो इस टाइम पे सब्जुडाइज्ड है कुछ सालों से। बहुत ज़्यादा डिटेल सर केस क्योंकि चल रहा है इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा मैं उसके बारे में, लेकिन केस है तो उम्मीद बहुत है सर वहाँ से। लेकिन मैं सर आपको एक चीज़ बताता हूँ, केस से ज़्यादा ये चीज़ है कि डिमांड इतनी ज़्यादा जेन्युइन है और इतनी ज़्यादा आसान भी है इसको करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इस पर इटरेशंस हो चुके हैं, इसके ऊपर काफ़ी बार इसकी डिस्कशंस हो चुकी हैं। सारे हमारे चीफ लेवल तक हर ऑफिसर को इसके बारे में जानकारी है और इसको करना है, ये उन्हें पता है। ये वक्त बहुत अच्छा है सर इस टाइम पे। गवर्नमेंट देश के सैनिकों के लिए हर बार कहती है कि उन्हें कुछ बड़ा कुछ करके दिखाना है, कुछ कुछ करते भी हैं, बहुत सारे फेवर में डिसीजंस आते भी हैं। Yes. तो देखें उसके बाद सर ये टाइमिंग ऑफ 8th पे कमीशन, क्योंकि ये हिस्टोरिकल रॉन्ग जो है सर, इसमें पे कमीशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पे कमीशन 4th से लेके 4थे पे कमीशन के बाद पहली बार सर ये डिस्कशन हुआ था कि ये जो हमारा फौज का जो स्ट्रक्चर है अब इसको चेंज करने का वक्त आ गया। उन्होंने रियलाइज कर लिया था सर, ये डॉक्यूमेंटेड है 4th पे कमीशन में 1986 का इन्होंने डॉक्यूमेंट उस टाइम पे कर दिया था कि अब फौज का जो ये स्ट्रक्चर है इसको चेंज करने का वक्त आ चुका है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन आ चुका है फौज में, तो इसको आप चेंज कीजिए, इसको एड्रेस कीजिए। 4th, 5th, 6th, 7th हमें सर उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन पे कमीशन में सर्विसेज को नहीं मिला और ग्रीवियंसेस रहे सर। मतलब सर कि हमारे जो मेंबर सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल्स जो पे कमीशन का पार्ट होने चाहिए और जितने ज़्यादा होने चाहिए, ताकि क्यों हम बड़ी यूनिक सी ऑर्गेनाइजेशन है सर, बाकी सिविलियन से दूर रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का जब ब्लंट टूल हमें बोलते हैं तो हम लोग बहुत बार कट जाते हैं लोगों से, थोड़े से आइसोलेटेड हम आइसोलेट हो जाते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल भी हो जाते हैं। ट्रेनिंग भी हमारी इस तरीके की होती है कि हम बहुत बार क्या है इन सब चीज़ों से अलग होकर सिर्फ देश को बचाने की डायरेक्शन में हम उसी तरफ देखते रह जाते हैं। तो जब हमारे हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स का पार्टिसिपेशन में नहीं होगा तो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जो बातें हैं, डिटेल्ड बातें हैं, जो मेरी परेशानियां हैं, मेरे ग्रीवियंसेस हैं, मेरे को किस तरीके का रिफॉर्म चाहिए, वो बताने के लिए मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग चाहिए। तो वो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हमारा कम रहा। तो सर मैं हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की बात कर रहा था कि हमने इतने सारे पे कमीशन देख लिए 4th ऑनवर्ड्स। मैंने आपको जैसे बताया सर कि 86 में पहली बार जब खुद ही गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मान लिया कि भाई स्टैग्नेशन है आर्म्ड फोर्सेस में और इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा इस स्टैग्नेशन को हटाने का, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ट्रेंड मैन पावर जो है हमारी वो एक तरीके से उतनी मोटिवेटेड नहीं है
और हमने देखा बहुत सारे लोग छोड़ के निकल भी रहे थे, बहुत सारे लोग जो हायर कोर्सेज को अपने क्वालिफाई करते हैं लेकिन फर्दर कंटिन्यू नहीं करते कि उन्हें पता है कि गैप इतना ज़्यादा है नेक्स्ट प्रमोशन तक। तो वो सारे इश्यूज थे। अब इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतना प्रोएक्टिवली काम करना चाहती है डिफेंस फोर्सेस को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, ये एक इशू है जिसमें अभी हमारी जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसकी नज़र पड़ना बहुत ज़रूरी है कि ये रिफॉर्म जो 86 से पेंडिंग है, अब ये सही वक्त आ गया है, इसको हम कर देते हैं। और टाइमिंग बहुत अच्छी है सर, अभी लेटेस्ट 8 CPC का हमारा कॉम्पोजिशन बन चुका है। बहुत अच्छा होता सर उस कॉम्पोजिशन के जो मेन मेंबर्स हैं उसमें हमारे कोई पुराने चीफ जो एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, जैसे हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो आर्मी, सकते थे। जब मैं आर्मी कहता हूं सर, मेरा मतलब है आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में से कोई भी पुराने हमारे चीफ, चाहे वो आर्मी के होते हैं, नेवी के होते हैं, या इस तरीके से, क्योंकि ये लोग हैं जो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इतनी यूनिक है, सबने माना है सर, सुप्रीम कोर्ट से लेके पॉलिटिशियन से लेके हर वर्ग, हर क्लास का जो इंसान है वो ये मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर करती है बट बहुत यूनिक है, इसके बारे में पता करना बहुत डिफिकल्ट है। जो हमारा इस तरीके से हम लोग रहते हैं, तो हमारे बीच का कोई अगर होता और हमारे सारे इश्यूज को उस लेवल पे प्रोजेक्ट करता, ना कि सर लोअर लेवल से सवाल जवाब पूछ के, जब लोअर लेवल पे पूछते हैं सवाल तो क्या होता है, बड़े फ्रेगमेंटेड फिर आपको आंसर मिलते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन अपर लेवल पे नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सर, हमें चाहिए टॉप पे एक ऐसा जो इन सारे जो हमारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो हमारी ग्रीवियंसेस, रिफॉर्म्स की बातें होती हैं, उनको कंपाइल करके, इकट्ठा करके कोई एक ऐसा बढ़िया डिसीजन ले सके। तो वो कॉम्पोजिशन में भी सर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है आज तक, तो होपफुली वो भी मिल जाए। तो वक्त बहुत सही है, टाइम इज राइप। 46 है, ऐसे ये 42 के 50 साल ना हो जाए, गोल्डन जुबली ना बने, उससे पहले अगर ये रिफॉर्म आ जाते हैं तो ये गोल्डन जुबली इस चीज़ की बनाने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा हमें। सो ठाकुर, ये बताइए कि अभी आगे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सर जो आपने पूछा MOD को क्या करना चाहिए, सर कुछ नहीं करना सर। 42 साल से वेट कर रहे हैं हम लोग, 42 साल बाद ये जो कैडर रिव्यू है, आप ये कैडर रिव्यू ऑफ फौज को दे दीजिए। और मैं कह रहा हूँ सर, ये गवर्नमेंट जो है, ये इस गवर्नमेंट इस चीज़ को कर सकती है। इसने फौज के लिए हर बार कुछ ना कुछ किया है, हर बार बोला है कि हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है 42 साल वाली, ये आप हमें दे दीजिए। और MOD के पास सर अभी इस टाइम पे सारा डेटा अवेलेबल है। ये जो मैंने सारे स्टेप्स बताए, ये सारे MOD के पास पड़े हुए हैं सर, तो बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। 8-10 महीने आप डायरेक्शन पास कीजिए, आप एक कमेटी बिठाइए जनरल्स की और उन्हें बोलिए कि ये जो आपके स्टेप्स है ये आपने हमें बना के दिए थे, इस स्टेप्स को ऐसे ऐसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए और फौज को वो दीजिए जो वो डिजर्व करती है। 42 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये गवर्नमेंट कर सकती है सर। ठाकुर, लास्ट में जस्ट व्यूअर्स के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। कई बार ना बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे, हमें भी बोलते हैं कि फ़ौज करती क्या है, फ़ौज की ज़रूरत क्या है। लोगों को लगने लगता है क्योंकि फ़ौज का सिविल के साथ नॉर्मल जगह पे इंटरेक्शन नहीं होता है। दिल्ली में सिविलियंस को फ़ौज काम करते हुए दिखती नहीं है। तो उस तरीके से आप बताइए कि क्यों ज़रूरत है कैडर रिव्यू की, क्यों ज़रूरत है फ़ौज की? सर बड़ा अच्छा टाइम है सर इस टाइम पे ना, फौज की वैल्यू सारी दुनिया को बताने का सर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर हमने कारगिल में हमारे 550 ऑफिसर JCO जवान चले गए तब ये लोग नहीं समझ पाए। ऑपरेशन सिंदूर में अभी हमने देश को कुछ नहीं होने दिया, शायद सर नहीं फौज समझ के, इंपॉर्टेंस लोग नहीं समझ पाए। रशिया यूक्रेन वॉर 4 साल से चल रहा है सर, वहां से इनको पता लगना चाहिए कि क्यों फौज मोटिवेटेड होनी चाहिए और क्यों फौज होनी चाहिए। ईरान और US इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, वो देख के इनको समझ आना चाहिए कि अगर आपके देश की एक स्ट्रांग फोर्स नहीं होगी तो ये आप इस तरीके के वक्त में बैठे हो कि आपको कल किसी से भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। और ये जो यूनिफॉर्म बैठ के जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं जिनसे आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हैं आपके नाम का कि आपको जिंदा रखने के लिए हम लोग मर जाएंगे एक दिन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन लड़कों को, ये जवानों को, ऑफिसर्स को अगर आप नहीं मोटिवेट करते हो तो नेशनल सिक्योरिटी पे इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज वी आर इन दैट टाइम। और सर हम बैठे भी तो इस तरीके से, आप ज्योग्राफिकली हम लोग ऐसे बैठे हैं कि हमारे पास सिर्फ एडवर्सरी है आसपास, फ्रेंड्स गिनती करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे में सुपर पावर बनना है तो मिलिट्री वो टूल है आपका जो आपको सुपर पावर बनाएगा। और एक मजबूत वो चाहिए आपको। बिल्कुल चाहिए सर, मजबूत कैडर चाहिए, मोटिवेटेड कैडर चाहिए। और कैडर रिव्यू उस मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा मिसिंग वो है सर, लिंक है। इनफैक्ट शायद इसका अंतर हमारे इनटेक पर भी पड़ेगा।
बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉपुलेशन की कमी है या यूथ की कमी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भी एनडीए या आई में एंट्री में 100% वैकेंसीज हमारी फिल हो गई हों। सर बहुत ही अच्छा आपने एक पॉइंट टच करा। इतना बड़ा गैप है सर, इतना मेजर परसेंटेज है विच इज अराउंड 10 to 15%। 50,000 के आसपास ऑफिसर होना चाहिए। मैं सिर्फ इंडियन आर्मी की बात Yes. कर रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 42,000 ऑफिसर है सर। तो कितना एक बड़ा वो है जो हम लोग फिल नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा देश जिसको हम कहते हैं कि डेमोग्राफिकली हम यंगेस्ट हैं, या सिर्फ हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, लेकिन फौज का हम लोग वो भर नहीं पा रहे हैं उसका। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ मिसिंग है। जो हम बात कर दी हमने, इतनी बड़ी कैडर रिव्यू की, ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता लग रही हैं, तो वो एस्पिरेशंस नहीं पूरी करेंगे तो ये गैप फुलफिल नहीं कर पाएंगे नहीं सर कर हम पाएंगे। लोग। थैंक यू सो मच नरेंद्र, रियली एंजॉयड आपके साथ बात करना। एंड सीरियसली मेरे लिए तो बहुत कुछ सीखने को मिला जो फौज में सर्व करते हुए। इट्स सैड, इट्स नॉट ए कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। नहीं, बट शायद सर नहीं, हम सभी जब फौजी सर्व कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग अपनी शायद पे स्लिप भी नहीं देखते हैं। सीनियर्स के सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, जो मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो देखे, आपकी बात सुने ध्यान से, कि हमने सच में नहीं देखी। और इसका मतलब ये नहीं था कि हम देख नहीं सकते थे। हम सब ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा फोकस बिल्कुल, हमेशा रहा ही उसमें कि इंटरेस्ट कहीं और इंटरेस्ट था। कहीं और हाँ, था। हमें correct। लगा कोई और ये हाँ। सब कर रहा है। अब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हाँ, याद वही चीज़ आती है कि जब इन्फेंट्री अटैचमेंट करी थी तो वो क्या दिन थे। तो हमारा फोकस ही पैशन की तरफ रहता है। जब हमारा पैशन बंद हो जाता है तो फिर हमारी लाइफ का जो है अलग सी हो जाती है, हमारी डिफरेंस आ जाता है लाइफ में। तो दैट इज़ देयर सर। मेरे को तो लगता नहीं, ये तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर कि आप पैसे की तरफ देख ही नहीं पाए कभी। आपका पी फॉर पैशन ही रहा, पी फॉर पैसा कभी बना ही नहीं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस सर। Yes. बट इट वाज सो नाइस टू लिसन टू यू। एंड मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, क्योंकि हम एनर्जी में भी मिले थे। यस, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Thakur. थैंक यू सर। Nice meeting you and nice talking to you. And Jai Hind. जय हिंद सर, थैंक यू सो मच सर।